इस भैंगी से तो कोई गूंगा ही शादी करेगा। तीनों चाचियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर एक दिन मेरे ताऊ ने एक बर्तन बीनने वाले से मेरी शादी तय कर दी और विदाई के बाद जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां तो एक बस्ती थी जिसका नाम मल्हारपुर था। एक सूना झाड़ियों से घिरा हुआ इलाका जहां लोग कम बोलते थे, लेकिन उनके चेहरों पर कहानियां घड़ी होती थीं। वहीं एक झोपड़ी थी, पुरानी टपकती छत और फूटी ईंटों से बना आंगन। उसी घर में जन्मी थी एक लड़की जिसका नाम रखा गया प्रीति। उसके 2 भाई और 2 बहनें थीं। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन प्रीति पैदा होते ही घर के चेहरे पर जैसे गहरा साया छा गया, क्योंकि जब वह 2 साल की हुई तब उसके माता पिता को समझ आया कि उसकी आंखें ठीक से काम नहीं करती। डॉक्टर ने बताया जन्म से ही दृष्टिहीन है। पिता की आंखों में आंसू नहीं थे, अपमान था। वह खामोश हो गया। मां ने बच्ची को गले लगाया पर उसका चेहरा पत्थर हो गया। तीसरी बेटी और ऊपर से अंधी। गांव वालों ने कहा किस दोष का दंड है ये? कोई बोला पूर्वजों का शाप लगता है। अब प्रीति की पहचान बन गई, जो देख नहीं सकती। जन्म से ही उसके लिए सब कुछ मुश्किल था। उसकी दोनों बहनें सुंदर, चुलबुली और होशियार थीं, लेकिन प्रीति को हर कदम गिनकर रखना पड़ता था। घर में भी बोझ समझा गया, बाहर भी। लड़की होने की तकलीफ पर अंधापन जैसे कोई अभिशाप बन गया। मां ने एक पुराना रेडियो लाकर दिया, जिससे प्रीति गीत सुनती थी। वह आवाजों को पहचानती थी, शब्दों को महसूस करती थी। एक दिन उसने कहा मुझे स्कूल जाना है। पिता ने गुस्से में दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन मां ने कहा पढ़, जब तक मैं हूं तुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रीति स्कूल गई, लाठी के सहारे। बच्चे कहते देखो देख नहीं सकती, फिर भी आई है। लेकिन प्रीति के कानों ने वो शब्द अनसुना कर दिया, क्योंकि उसकी कल्पनाओं की आंखें खुली थी। चौथी कक्षा में थी जब मां ने उसे कुछ मोतियों की माला गूंथना सिखाया। बोली हाथों को हुनर दो, आंखें नहीं तो क्या हुआ। मां लक्ष्मी देवी बहुत हिम्मती महिला थी। उन्हें पता था दुनिया इस बच्ची को नकारेगी, लेकिन अगर भीतर का दीप जला दिया जाए तो वो सबका दीपक बन सकती है। प्रीति सुबह स्कूल जाती, दोपहर में रेडियो सुनती और फिर अंधेरे में मोतियों की माला पिरोती। धीरे धीरे उसने पर्स, झुमके, रक्षाबंधन की राखियां बनाना शुरू किया। लेकिन समाज अंधी लड़की की कला कब देखता है? जब वह 7वीं में थी, बड़ी बहन की शादी तय हुई। घर में मेहमान आए, रिश्तेदार जुटे। एक महिला बोली इस अंधी की भी शादी कर दो किसी लाठी वाले से। घर में ठहाके लगे। प्रीति उस समय खामोश बैठी थी, लेकिन उसके भीतर कोई टूट गया। उस रात मां से लिपट कर बोली क्या मैं सचमुच एक बोझ हूं? लक्ष्मी देवी ने कहा जो अपनी नजरों से खुद को देखे वही असली रोशनी पाता है। लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। जब वो 15 साल की हुई, मां का देहांत हो गया। अब वह अकेली पड़ गई। पिता चुपचाप हो गए। बाकी घर वालों ने मानो ठान लिया अब यह हमारी जिम्मेदारी नहीं। दोनों भाई शादीशुदा थे। उनकी पत्नियां रोज ताने देती ना देख सकती ना कुछ कमा सकती, क्यों रखें इसे। अब प्रीति बर्तन मांजती, बच्चों को खाना खिलाती और रात में छुपकर रेडियो पर कविताएं सुनती। सपना था एक दिन अपने हाथों से गहनों की दुकान खोलूंगी। एक दिन पिता भी चल बसे। अब भाइयों का असली रंग दिखा। बोले अब तेरी जगह नहीं, शादी कर और चली जा। प्रीति ने कहा कौन करेगा मुझसे शादी? उन्हें मालूम था। वो एक बर्तन बीनने वाले को ले आए। नाम था भोलू। उम्र 65, चेहरे पर झुर्रियां, आंखें ढसी हुई, कपड़े फटे। बोले अब यही तेरा पति है। प्रीति चुप रही, क्योंकि आत्मसम्मान बहुत पहले मर चुका था। शादी के नाम पर एक पुरानी साड़ी, न कोई मेहमान न कोई फेरे, बस एक लड़की को सौंप दिया। भोलू का घर एक फटी हुई झोपड़ी, भीतर सिर्फ 2 बाल्टी, एक चटाई और टूटा बर्तन, न रसोई न बिस्तर। प्रीति उस चटाई पर बैठी सोचती रही क्या यही जीवन है? पर भोलू वैसा नहीं निकला जैसा वह समझ रही थी। वह कम बोलता था, सुबह लाठी लेकर निकलता, बर्तन बीनता और शाम को लौटता। एक दिन बोला चाहो तो जा सकती हो, मैंने तुझे खरीदा नहीं है। प्रीति उसकी आंखों में पहली बार देख रही थी। वहां दया नहीं, एक दर्द था जो उसकी आत्मा से जुड़ा था। अब दोनों का जीवन चल पड़ा। चुपचाप प्रीति ने घर साफ किया, कुछ पुराने धागे निकाले और अपनी माला बनानी शुरू की।
एक दिन उसने देखा भोलू टूटी चूड़ियों से दीवार सजावट बना रहा था। पूछा, ये किसके लिए? भोलू बोला, कबाड़ है, लेकिन सज जाए तो अच्छा लगता है। प्रीति ने कहा, हम कबाड़ से जिंदगी भी बना सकते हैं। अब वे साथ काम करने लगे। भोलू सामान लाता, प्रीति गूंथती। पुराने पन्नों से लैंप, टूटे कांच से शोपीस, मोतियों से नाम प्लेट। लोग आने लगे। एक औरत बोली, ये सब तुमने बनाई? प्रीति बोली, नहीं, हमने। धीरे धीरे प्रीति और भोलू की कला की चर्चा गांव में होने लगी। हर शनिवार झोपड़ी के बाहर लोग जमा हो जाते। भोलू अब मुस्कुराता था, प्रीति आत्मविश्वास से बोलती थी। उसने एक बोर्ड लगाया, प्रीति कला केंद्र, अंधेरे में चमक। गांव की टीचर रीता मैडम ने उसकी बनाई चीजें शहर ले जाकर प्रदर्शित की। वहां से ऑर्डर आने लगे। प्रीति बोली, हमें और महिलाओं को जोड़ना होगा जिनके जीवन में समाज ने अंधेरा भर दिया है। भोलू ने कहा, ठीक है। अब प्रीति ने 3 विधवा, 2 तलाकशुदा और एक अंधी लड़की को जोड़ा। कहा, हम सब एक दूसरे की रोशनी बनेंगे। अब वह एक यूनिट बन गया। कोई पैकिंग करता, कोई रंग, कोई ऑनलाइन बिक्री सीखता। भोलू रोज कूड़ा लाता, पर अब उसके चेहरे पर संतोष था। एक दिन गांव में खबर आई, प्रीति को राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। तभी उसके भाई और भाभियां लौट आए। बोले, बहन तू तो गर्व बन गई, माफ कर दे। प्रीति ने पानी पिलाया। बोली, जब मैं अंधी थी तुमने मुझे छोड़ दिया। अब जब मैं देख नहीं सकती फिर भी दुनिया देख रही है। भाइयों ने सिर झुका लिया। मंच पर बुलाया गया। प्रीति लाठी के सहारे चली, लेकिन जब पहुंची तालियों से हाल गूंज उठा। अध्यक्ष ने कहा, जो अंधेरे में उजाला कर सके वही असली कलाकार है। प्रीति बोली, मैं देख नहीं सकती, लेकिन मेरी आत्मा देखती है। सोच उड़ सकती है, शरीर नहीं। सोच अपाहिज हो तो जीवन थमता है, और मैं अंधी नहीं, प्रकाश हूं। अब उसका नाम अखबारों में छपता है। गांव की बच्चियां उससे कला सीखती हैं। भोलू अब खुद को अकेला नहीं मानता। एक दिन बोला, तू मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज है। प्रीति हंस पड़ी, और आप पहले इंसान हैं जिन्होंने मुझे खरीदा नहीं, समझा? आज भी उस गांव में एक लड़की है जो लाठी के सहारे चलती है, लेकिन उसकी आत्मा दौड़ती है। अब लोग उसे अंधी नहीं कहते, कहते हैं प्रकाश दीदी, जो सबकी जिंदगी में उजाला भरती है। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की ताकत देता है। सब्सक्राइब करें और इस सफर में हमारे साथी बनें।